किरदार किरदार यानी कि आपकी पहचान, आपका कार्यक्षेत्र जिससे बनता है आपका व्यक्तित्व। लेकर आए हैं नया प्रोग्राम किरदार। नमस्कार, मैं अंजना लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया शो जिसमें हम बात करेंगे कार्यक्षेत्र की पहचान की। हमारी एक जो हमारा व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, उसकी बात करेंगे। नाम ही किरदार है तो फिर किरदार की बातें तो होंगी और उसमें किस तरह से हम अपने जीवन को ढालते हैं, नए किरदारों में निभाते हुए चलते हैं, ये बात करेंगे। वैसे तो प्रकृति ने, भगवान ने, रब ने हमें किसी न किसी किरदार में ढालकर भेजा है जिसको हम शिद्दत से निभाते हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए दिशाएं हम खुद तय करते हैं और बनता है एक नया किरदार। और ऐसा ही किरदार आज के हमारे शो में है जो है पर्वतारोही। आइए मिलते हैं अपने शो किरदार में अपने किरदार से, जिनका नाम है ज्योति रात्रे जी। और ज्योति से जानेंगे उनके जीवन की, उनके व्यक्तित्व की, उनके किरदार की कहानी। ज्योति जी, आपका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार जी, हमारा प्रोग्राम है किरदार। किरदार हम लोगों ने इसलिए रखा क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अपने मार्ग को स्वयं चुनता है या अपने आसपास की जो परिस्थितियाँ होती है, पारिवारिक माहौल होता है, उससे तय करता है कि भविष्य में वो क्या बनने वाला है और उसके अकॉर्डिंग वो तैयारियां करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक पर्वतारोही हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं। हम मानते हैं कि जिंदगी में इंसान को अपने जीवन जीने के लिए जो पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं उससे लोग थक जाते हैं, घबरा जाते हैं, अचकचा जाते हैं। लेकिन आप तो एक पर्वत क्या, बहुत सारे पर्वत चढ़ चुके हैं। तो उसकी कहानी आपकी पहचान के रूप में, आपके कार्यक्षेत्र के रूप में, आपके व्यक्तित्व के रूप में कैसे हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी नमस्कार, मैं ज्योति रात्रे, भोपाल निवासी, और मैं पिछले 25 सालों से स्कूल यूनिफॉर्म का एक बिज़नेस चला रही हूँ जो कि मुझे आत्मनिर्भर बनने के लिए सहयोग करता है। और जो मेरा बिज़नेस है उसमें अधिकतर मैंने महिलाओं को ही रखा हुआ है ताकि वो महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने। इस तरह एक छोटी सी समाज सेवा मेरे द्वारा होती रहती है। मैं प्रकृति के बहुत करीब रही हूँ और प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैं मेरा एक फाउंडेशन है उजियारा फाउंडेशन के नाम से, उसमें मैं पौधारोपण से लेके जल संरक्षण तक के सारे काम करती हूँ और उसमें भी मेरे सहयोगी महिलाएं ही हैं। तो हमने जो अपने लक्ष्य रखे थे और जिनका हम प्रयास कर रहे हैं उसमें हम लोग 100% कामयाब हुए हैं। मैंने एक छोटा सा जंगल अपने घर के सामने भी लगा रखा है और पिछले 15 सालों से मैं वृक्ष लगा रही हूँ, लगा ही नहीं रही हूँ, उनको पाल के बड़ा कर भी रही हूँ। और जो मेरे पर्वतारोही की कहानी है, जैसा कि मैम ने बोला है कि किरदार, तो मेरे जीवन में मेरे किरदार बदलते चले जा रहे हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। जब मैं 2017 में एक ट्रैक पे बच्चों के साथ गई थी और उस ट्रैक पे जाके जो मैंने पर्वतों को देखा, जो प्रकृति के निकट आई, तो मैं एक मतलब हिप्नोटाइज हो गई थी। और मुझे जो वहाँ का व्यू था, सब कुछ देख के मैं एक अलग ही रोमांचित हो गई थी। और घर लौटने के बाद मेरे मन में विचार आया कि क्या मैं, ये बहुत छोटा सा ट्रैक था लेकिन मन में कहीं एक विचार आ गया कि क्या मैं अपनी फिटनेस बढ़ाऊं तो क्या मैं एवरेस्ट फतह कर सकती हूँ क्या। बस ये एक छोटा सा बीज 2017 में मेरे दिमाग में आया और उस समय मैं एक आम महिला की तरह ही थी और किसी भी प्रकार की कोई मेरी फिजिकल फिटनेस की कोई गतिविधि नहीं थी। पर एक मन में एक अंकुरण आ गया था कि मुझे एवरेस्ट जाना है। और थोड़ा स्वभाव से मैं जिद्दी हूँ और जिद ऐसी वाली नहीं है कि किसी सामान के लिए है या किसी उसके लिए है। जिद ऐसी है कि जो मैंने सोच लिया है वो मुझे करना है।
तो जब मैंने ये सोच लिया कि मुझे एवरेस्ट जाना है, तो एवरेस्ट सोचना या एवरेस्ट कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं थी। जितना कठिन उसका चढ़ना है, उसकी तैयारियां उससे ज़्यादा कठिन है। तो मैंने जब 2017 में सोचा, तो घर में जब धीरे से ये बात कही, तो घर के लोगों का कहना था कि तुमने अपनी फिटनेस देखी है कि तुम कर पाओगी। मैंने कोशिश करते हैं, शायद मैं कर पाऊँगी। और मैंने धीरे धीरे कोशिश की, और फिर मैंने अपने आप को ट्राई किया मैंने कि क्या मैं ये कर पाऊँगी। मैंने सोच तो लिया है। तो इसके लिए मैंने जो भारत में 5 संस्थान है माउंटेनियरिंग के, उनको मैंने अप्रोच किया कि वहाँ मुझे ट्रेनिंग मिल जाए। लेकिन वहाँ ट्रेनिंग 42 साल तक की उम्र तक ही मिलती है, और मैंने तो सोचना ही 48 साल की उम्र में शुरू किया। तो मेरे लिए और कठिन काम हो गया था। और इससे मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि लोग ये ना सोचें कि कहीं से उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं हो पाया, तो वो अपने सपनों को छोड़ दें। वो अगर कोशिश करें तो वो अपने सपने बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी गुरु के खुद भी कर सकते हैं। तो मैंने फिर जो जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था, उन लोगों से मैं मिली, उन लोगों से उनके अनुभव जाने, कैसे तैयारियाँ करनी है वो पूछा, और धीरे धीरे करके मैंने घर पे ही शुरुआत की। तो पहला मैंने अपना टेस्ट खुद दिया, और जो भारत का सबसे कठिन ट्रैक है पिन पार्वती ट्रैक, जो कि 100 किलोमीटर लंबा है और काफ़ी खतरनाक है, तो वह मैंने कंप्लीट किया। और वो जब सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया, तो मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मतलब आपने जो एक अंदर बीज अंकुरित हुआ था, उसको पल्लवित करने के लिए जो जो चीजें की, उससे आपको आशाओं के फूल दिखने लगे जी। क्योंकि मेरा अपना बिजनेस भी था, घर की जिम्मेदारियां भी हैं। जब मैंने एवरेस्टर लोगों से बात की, और तो उन लोगों का कहना था कि आपको मैम अगर एवरेस्ट जाना है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और 2 साल के लिए 5 से 6 घंटे की आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी, तब आप तैयारी कर पाओगे, तब आप एवरेस्ट जा पाओगे। और मेरी जिद थी कि मैं बिना कुछ छोड़े एवरेस्ट जाऊंगी। तो अब बहुत जिद्दी थी आपकी। तो मैंने इसको फिर अपनी एक्सरसाइज को अपने घरेलू काम के साथ में जोड़ा, और मैंने किया अपनी एक्सरसाइज शुरू की। उसके तहत मैंने, जब मुझे पता चला कि जब पहाड़ों पे जाते हैं तो अपने कंधे पे काफ़ी वजन लेके आपको चलना होता है, और आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ देना है, तो वजन के साथ ही होता है। तो उसके लिए मैंने एक जैकेट बनवाई, क्योंकि मेरा अपना खुद का यूनिफॉर्म का था, तो मैंने अपने लिए खुद के लिए एक जैकेट बनवाई। उसमें आयरन डस्ट के पैकेट्स हैं, हाफ केजी के पैकेट्स हैं, तो वो 0 केजी से लेके 10 केजी तक हो जाता है। तो मैंने धीरे धीरे शुरुआत की, पहले 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी। तो जब सुबह मैं अपना मॉर्निंग वर्कआउट या दौड़ना या वॉक करने के बाद में मैं उस जैकेट को पहन लेती थी, और पैर में भी मैं 1-1 किलो के वेट्स लगा लेती थी। और फिर जो घर के 5-6 घंटे के काम होते थे, वो मैं उसको पहन के करती थी। तो जो मेरी वेट ट्रेनिंग है 5-6 घंटे लोगों ने कहा आपको करना पड़ेगी, वो मैंने इस तरह उसको किया। और घर में ही सीढ़ियाँ चढ़ना, बैग लेके, वजन लेके, ये सब कुछ खुद से चालू किया, और धीरे धीरे करके मेरी शारीरिक क्षमताएं बढ़ने लगी। और इसी बीच कोविड महामारी आ गई, और जो कि लोगों के लिए एक अभिशाप थी, लेकिन मेरे लिए वो वरदान साबित हुई। और उस बीच मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरे पास बहुत समय बचने लग गया। मैंने अपनी शारीरिक क्षमताओं पे ध्यान देना शुरू किया। और जैसे ही कोविड में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ, अक्टूबर में मैंने मनाली का देव टिब्बा, जो कि 6000 मीटर है, वह फतह करने की सोची। और उस फतह करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि मुझे कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिली थी। और जो देव टिब्बा है वो एक ऐसा पर्वत है जहाँ पूरा एक दिन आपको जुमारी के साथ चढ़ना है और रैपलिंग के साथ नीचे उतरना है, जो कि मुझे इसकी ट्रेनिंग नहीं थी। तो मैंने ये सोचा अगर मैं इसको करती हूँ तो एक मुझे ये ट्रेनिंग मिल जाएगी। दूसरा, वहाँ पर जब आप हाई कैंप पे पहुँचते हैं, उसके बाद आपको बर्फ़ पे चलना होता है। तो मुझे नहीं मालूम था कि बर्फ़ में कैसे जूते पहने जाते हैं, कैसे चला जाता है या क्या होता है। तो दूसरा मैंने ये सोचा कि उससे मुझे बर्फ़ पे चलने की ट्रेनिंग मिलेगी, और वहाँ क्या इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो पता चलेंगे।
देव टिब्बा भी मैंने सफलतापूर्वक फतह किया और इस तरह मैं वापस आई। मेरी 2 ट्रेनिंग कंप्लीट हुई कि मैंने बर्फ़ पे चलना। तो जो देव टिब्बा में एक हमारे साथी थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक टीम जो है वो एल्ब्रुस जा रही है, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे 7 महाद्वीपों की हाईएस्ट पीक करना है। तब तो सिर्फ एक दिमाग में एवरेस्ट था और एवरेस्ट के लिए ट्रेनिंग थी। तो एल्ब्रुस जो था वो माइनस टेम्परेचर वाला पर्वत है और वहाँ पर भी पूरे टाइम आपको स्नो पे चलना है और वहाँ पर भी मौसम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, जो कि एवरेस्ट का भी ऐसा ही मौसम रहता है। तो मैं एल्ब्रुस गई। एल्ब्रुस मैंने सक्सेसफुली किया। जब मैं नीचे उतरी, मुझे नहीं मालूम था कि मैं इंडिया की ओल्डेस्ट लेडी हूँ जिसने एल्ब्रुस फतह किया है, क्योंकि इस उम्र में इंडिया से कोई नहीं गया महिला में। तो वो एक खिताब मुझे मिला। तो मैं ज्योति जी यहाँ पे अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगी, अक्सर हम अपने आसपास जो देखते हैं वो बहुत बहानेबाजियाँ देखते हैं, है ना, कि मतलब सारी चीजें ओढ़ लीजिए, ना करने के बहाने खोज लीजिए। तो यहाँ पे वो सारी चीजें इन्होंने बता दी कि आप जिम नहीं जाते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नहीं जा सकते हैं, या आप ज्यादा एज के हैं, तो सारे रास्ते आपको बता दें कि घर में रह के भी आप वो सारी चीजें कर सकते हैं और तरीके निकाल सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं। तो आप बहाने करना बंद करके अपने रास्ते बनाइए, अपने सपने को जीना शुरू कीजिए। जी हाँ, ये बताइए। और जब मैंने एल्ब्रुस करके आई और एक रिकॉर्ड बन गया, एक अलग कॉन्फिडेंस आता जा रहा था मुझे। तभी मुझे पता चला कि महाराष्ट्र के 2 बच्चे हैं जो माउंट किलिमंजारो जा रहे हैं, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो वहाँ एक आपका एंडोरेंस टेस्ट हो जाता है कि आप कितने घंटे चल सकते हैं। वहाँ पर पैदल चलना है और चढ़ाई भी चलनी है। तो मैंने सोचा कि ये भी कर लिया जाए और मैं वहाँ के लिए तैयार हो गई। जबकि इतनी जल्दी हाई माउंटेन्स पे लोग जाते नहीं हैं। मैंने जब लोगों से पूछा कि क्या इतनी जल्दी मुझे दूसरे पहाड़ पे जाना चाहिए, तो सबका कहना था कि बॉडी आपकी जो है वो रिकवर नहीं होगी, तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। फिर किसी ने मुझे कहा कि आप आंख बंद करिए और आपका दिल जो कह रहा है वो करिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा दिल तो बोल रहा है कि मुझे जाना चाहिए। तो मैं चली गई और 39 दिन के अंदर 2 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक को फतह करने वाली भी मैं पहली महिला हूँ जिसने कि इतने कम दिनों में 2 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक को किया है। तो मैंने किलिमंजारो भी बहुत सक्सेसफुली कर लिया। इस तरह मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। और कोविड की उस समय दूसरी लहर थी जब मैंने एल्ब्रुस और किलिमंजारो किया। तो ये भी नहीं कह सकते कि आपदा में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपदा में भी आप अगर कोशिश करें तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। किलिमंजारो के बाद मेरा अगला टारगेट था साउथ अमेरिका का अकनकागुआ जाना, लेकिन कोविड की वजह से वहाँ के जो नियम थे उनकी वजह से हम नहीं जा पाए दिसंबर में। पर तभी मुझे किसी ने कहा कि अगर आपको एवरेस्ट जाना है तो आप दिसंबर में या जनवरी में आपको बेस कैंप, एवरेस्ट बेस कैंप होके आना चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि वहाँ कितना ठंडा होता है और किस तरह का वहाँ पर मौसम रहता है। तो आप उसको अनुभव कर पाएंगी, तभी आप जा पाएंगी। तो वो मैंने जब अकनकागुआ नहीं जा पाई तो मैंने एवरेस्ट बेस कैंप जाने का मन बनाया और 26 जनवरी को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मैंने वहाँ झंडा फहराया। ये भी एक रिकॉर्ड है कि विंटर में वहाँ पर ट्रैक बंद रहता है। मैंने रिक्वेस्ट करके अपने लिए 2 शेरपा किए और मैं वहाँ गई। तो इस तरह मैं धीरे धीरे सफल होती जा रही थी और एवरेस्ट मेरे नज़दीक आता जा रहा था। और फिर मैंने जनवरी में जब मुझे अकनकागुआ जाना था दक्षिण अमेरिका का, जनवरी 2023 में मैंने सोचा कि मुझे जाना है। तब भी सभी का कहना ये था कि अगर आप जनवरी में जाती हैं तो आप अप्रैल में एवरेस्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो भी 7000 मीटर है और आपकी बॉडी पूरी चली जाएगी और उसको रिकवर होने में 2-2.5 महीना लगेगा और आप नहीं जा पाएंगी। लेकिन
मैं तो आपका मतलब एक ईश्वर की एक कृपा भी कह सकते हो, जी, क्योंकि बिल्कुल। हर किसी में ये चीज नहीं होती। जी, जी। चूंकि आप पहले से इस चीज में नहीं थी, फिर भी ईश्वर ने आपको लगातार मौके दिए, जी, बिल्कुल। और इस तरीके का शरीर उसने दिया कि आपको वो आगे बढ़ते चले जाने दिया। जी, बात जी, जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, बिल्कुल। मतलब ईश्वर का, प्रकृति का, जो भी कहें हम, जी। ये बहुत बड़ा आपके ऊपर जी। एक आशीर्वाद है, जी, हाथ है बिल्कुल। कि आपने सोचा, आपने दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल किया और उसको आगे जी। बढ़ाया। दूसरा ये था कि मैंने हर चीज़ अपनी ईमानदारी से निभाई जी। कि अगर करना है तो किसी भी तरह का बहाना जी। नहीं। मैंने अपने लिए खुद समय निकाला, मैंने अपने व्यवसाय को नहीं छोड़ा, मैंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, और मेरे ख्याल से वही सब कुछ आशीर्वाद रहा कि मैं सफलताएं मुझे मिलती चली गई। तो मैंने जनवरी 2023 3 जनवरी को मैंने अकनकागुआ में भी झंडा फहराया, और वहाँ से लौट के मैंने एवरेस्ट के लिए तैयारी की, और 6 अप्रैल को मैं एवरेस्ट के लिए 31 मार्च को मैं एवरेस्ट के लिए नेपाल पहुँची, और 6 अप्रैल को मेरा सफ़र शुरू हुआ। और 6 अप्रैल को जब मेरा सफ़र शुरू हुआ, उसके पहले थोड़ी सी मुझे स्वास्थ्य की दिक्कतें भी आई थी, लेकिन कुछ एवरेस्ट ऐसे दिमाग में घुसा हुआ था कि वो भी कुछ नहीं कर मुझे पाया। कुछ नहीं लगा, और मैंने वो सहते हुए कि नहीं, मुझे तो एवरेस्ट जाना है। और एवरेस्ट के लिए जो फिटनेस है, क्योंकि मेरी उम्र अब 54 साल हो चुकी थी, तो अगर मैं इस साल नहीं जाती तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी फिटनेस को बरकरार रखना इस उम्र में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये उम्र मैं महिलाओं के लिए बोलूँगी कि ये मेनोपॉज वाली उम्र होती है। इस समय महिलाएं बहुत सारी दिक्कतों से, हार्मोनल चेंजेस से बहुत ज़्यादा मुश्किलों में रहती हैं, कई तो हॉस्पिटलाइज रहती हैं। तो मुझे उनको भी ये कहना है कि अगर वो एक्सरसाइज करें तो आपके सारे सिम्टम खत्म हो जाएंगे। मुझे किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का सिम्टम्स नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है कि अगर इस उम्र में महिलाएं एक्सरसाइज करती रहें तो वो कुछ भी पा सकती हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं। जब मैं एवरेस्ट चढ़ सकती हूँ तो कोई भी कुछ कर सकता है। तो 6 तारीख को जब मेरा सफ़र शुरू हुआ तो मैं बेस कैंप के लिए रवाना हुई लुकला से। वो पैदल सफ़र ही वहाँ से शुरू होता है, और रास्ते में क्योंकि बॉडी को एक्लिमेटाइज करना होता है तो मैंने एक और पीक फतह की, जो कि आइलैंड पीक थी, जो 6160 मीटर की थी। वहाँ मैंने एक रिकॉर्ड बनाया। मैं थोड़ा सा हट के बात करना चाहूँगी कि जब आप एवरेस्ट जाते हैं तो आप अकेले होते हैं। लोग तो बहुत होते हैं पर आप अकेले होते हैं, तो आप अकेले बन के बहुत सारी चीज़ें लोग ले जाते हैं। फिल्म देखने के लिए लेके जाते हैं, गाने सुनने के लिए लेके जाते हैं, कुछ एपिसोड्स देखने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन मैं वहाँ पर डूडलिंग करती थी। देखिए, हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि जब आप पहाड़ चढ़ते हैं या कोई भी ऐसा खास काम करते हैं तो चुनौतियाँ आती हैं, सुकून के पल भी आते हैं। आपकी उलझन सुलझन आपको बार बार परेशान करती हैं, कभी सुलझती हैं, कभी उलझती हैं। आपको लगता है कि हाँ आप ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं है, अभी मैं परेशान हूँ, तो आप अपने आप को ढालने के लिए, संभालने के लिए कुछ करते हैं। अब देखिए ज्योति जी इस तरीके से अपने मन को और अपने आप को रमाने के लिए छोड़ती हैं, क्योंकि मन शांत रहेगा। ये एक मेडिटेशन है मेरे लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 6100 मीटर पे डूडलिंग करके एक रिकॉर्ड बनाया है। ये नहीं पता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है या नहीं है, ये तो जब कहीं रिकॉर्ड के लिए डालेंगे तभी पता चलेगा। एक बार आप बोल के भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या रिकॉर्ड है, मतलब जो आप सोच रहे हैं वो चीज ये 6100 मीटर पर मैंने डूडलिंग किया है। डूडलिंग आर्ट है, ये ड्राइंग का ही एक आर्ट है, और ये मैंने 6100 मीटर की हाइट पे किया है, जहाँ की -12 से 15 डिग्री का टेम्परेचर था। अच्छा। और वहाँ पर मैंने ये बनाया है।
तो इस तरह का काम शायद किसी ने नहीं किया होगा, ये मुझे लगता है। जी। तो ये तो जब किसी रिकॉर्ड बुक के लिए भेजेंगे तभी पता चल पाएगा। तो इस तरह मैंने अपने आप को, मन को शांत रखा, क्योंकि पहाड़ों पे जब आप अकेले हो जाते हैं और परिवार से 2 महीने के लिए आप अलग रहते हैं, तो बहुत सारे मानसिक तौर पे कई विचार आते हैं। उन विचारों को दूर कैसे रखा जाए, तो ये मेरा एक तरीका था। और मैंने देखा कि इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा खुश रही और किसी भी तरह का तनाव मुझे नहीं आया। और बाकी जो मेरे सहयात्री थे, कई लोगों को मैंने देखा कि वो बहुत परेशान हो चुके थे 1 महीने में ही, और उनको अपना मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ रही थी और नहीं कर पा रहे थे, तो वो शारीरिक तौर पे बीमार हो रहे थे। तो ये एक अच्छा चीज़ था। तो कुछ ना कुछ लोगों को अपने मानसिक उसके लिए करते रहना चाहिए। तो मेरा सफ़र जब शुरू हुआ, मैंने आइलैंड पीक को पता किया। ये एक इंटरनेशनल पीक और मेरे साथ जुड़ी, और इस तरह मेरा शरीर जो है वो एवरेस्ट के लिए तैयार होता गया। हम बेस कैंप पहुँचे हैं 20 तारीख को, 20 अप्रैल को। वहाँ पे 1 हफ्ते का रुकना था, अपनी बॉडी को रिकवर करना था। और 1 हफ्ते के बाद में हमारा रोटेशन चालू हुआ। रोटेशन यानी कि कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 तक आपको जाना है, और फिर कैंप 3 से आपको फिर से वापस बेस कैंप तक आना है। तो ये रोटेशन में जो कुंगू आइस फॉल है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो कि 10 से 11 घंटे में पार होता है। और इस तरह कैंप 1 हम पहुँचे। कैंप 1 पहुँचे और मौसम ख़राब हो गया, तो कैंप 1 पे हमको रुकना पड़ा, जबकि कैंप 1 पे 2 से 3 घंटे के लिए ही रुका जाता है। तो हमको वहाँ रात बितानी पड़ी। और हमारा कैंप जो था, टेंट हमारे जो थे वो 2/3 स्नो से भर चुके थे, सिर्फ 1/3 ही बचा था। सुबह जब हम उठे तो हम बर्फ़ में दबे हुए से थे, और सुबह थोड़ा मौसम ठीक हो गया था। तो हमने अपनी अगली पड़ाव के लिए यात्रा शुरू की। कैंप 1 से हम कैंप 2 की तरफ बढ़े, और कैंप 2 में फिर हम लोगों ने 1 रात बिताई। और कैंप 2 से फिर हम कैंप 3 तक गए। कैंप 3 पूरा नहीं गए, थोड़ा नीचे तक जाके टच किया, और फिर पूरा वापस हम लोग नीचे बेस कैंप पे आए। बेस कैंप पे आने के बाद में हम लोग मौसम सही होने का रास्ता देखते हैं, और जब मौसम की हरी झंडी मिलती है कि मौसम अच्छा हो गया है, तो फिर से हमारी चढ़ाई शुरू होती है। तो ये चढ़ाई मैंने 18 मई से शुरू की थी, और 18 मई से मैं चढ़ते हुए कैंप 4 पे 22 मई को पहुंच गई थी। और 22 मई को जब मैं कैंप 4 पहुंची, तो बस मेरा जो लक्ष्य था बहुत पास था। मुझे लग रहा था कि कल सुबह मैं भारत का झंडा लेके विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाऊंगी। लेकिन हर चीज़ आपके मनमाफिक नहीं होती है। जो प्रकृति सोचती है, जो भगवान सोचता है, वही होता है। और जब हमने उसके लिए अपना शुरुआत की, तो जैसे ही हम 8,200 मीटर तक पहुँचे, उसके पहले ही करीब 8,100 मीटर पे ही थे, और तेज़ बर्फ़बारी शुरू हो गई। और बर्फ़बारी के साथ में ही वाइट आउट हो गया। वाइट आउट यानी कि बादल इतने आ जाते हैं कि आपको 1 फीट आगे का भी दिखना बंद हो जाता है। और हमारे जो एक साथी थे वो नहीं रहे, ये खबर आई। हमारे एक साथी जो थे वो कहीं गुम गए थे, क्योंकि वाइट आउट में बहुत सारे लोग गुम जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरह की खबरें आ रही थी, और भी 2-3 लोग जिनका रेस्क्यू होना था, इस तरह की खबर आई कि वो ठीक नहीं है। तो मैंने अपने यात्रा को यहीं क्विट किया, और मैं 8,200 मीटर से वापस आई। और नीचे आके बहुत बुरे हाल थे। इस साल का जो वेदर था वो इतना ख़राब था कि काफ़ी डेथ हुई हैं, और कुछ लोग मिसिंग भी हैं अभी तक। तो जो सरकारी आंकड़े हैं वो 17 लोगों की डेथ बता रहे हैं। पर बाकी जो वहाँ के शेरपास हैं उनका कहना है कि 20 के करीब लोगों की डेथ हुई हो। तो ये अभी तक का सबसे बुरा मौसम, मतलब उनके हिसाब से सीज़न रहा है एवरेस्ट का। तो मेरा मानना है कि अगर आप खुद जिद्दा हैं तो पहाड़ तो कहीं जा नहीं रहे हैं। तो अगर आप सही सलामत वापस आते हैं तो आप फिर से अपना ट्राई कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों का करने के पीछे मेरा एक संदेश है कि 50 के बाद जीवन ख़त्म नहीं होता है, 50 के बाद जीवन शुरू होता है।
और विशेषकर महिलाओं के लिए कि जब महिलाएं सोचती हैं कि 50 के बाद तो कुछ बचा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई हो गई है, शादी हो गई है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो वो अपने सपनों को जिए। जो कभी उन्होंने कोई सपना देखा हो वो उसको पूरा कर सकती हैं। जब इस उम्र में मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती हूँ तो आपका जो भी सपना है वो आप लोग भी पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं अपने सभी साथियों से, दोस्तों से, दर्शकों से यही कहूंगी कि जिंदगी के किरदार को इस शिद्दत से निभाइए कि खत्म होने के बाद भी तालियों की गड़गड़ाहट कभी कम ना हो। नमस्कार।